Very good morning, students. Today we are going to start up with the last topic of first chapter. ठीक है, आज फर्स्ट चैप्टर को मैं लास्ट डे देने लगी हूँ. दिस चैप्टर इंक्लूडेड मैनी थिंग्स लाइक हमने यहाँ पे कवर अप की है बहुत सारे एस्पेक्ट्स. फॉर एग्जांपल हमने मैनेजमेंट पढ़ा था क्या होता है. देन मैंने आपको बताया था कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से हैं. गोल ओरिएंटेड है, परवेसिव है, मल्टी डायमेंशनल है, ये सारी चीज़ें. इम्पोर्टेंस के अंदर भी हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है. स्पेशलाइजेशन की वजह से चाहिए हमें मैनेजमेंट एंड ऑल अदर स्टेप्स जो हमने रीड आउट किए थे इसके अंदर. ऑब्जेक्टिव्स हमारे 3 तरह के होते हैं, ये भी बताया था आपको. जैसे एक हमारे ऑर्गेनाइजेशनल होते हैं, देन हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं. लेवल्स 3 टाइप के किए थे, टॉप, मिडल एंड लोअर. देन कल मैंने आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट कराई थी एज साइंस, प्रोफेशन और आर्ट. ठीक है. देन कोऑर्डिनेशन, ये भी हमने टॉपिक किया था. इसके फीचर्स अलग है बेटा और इम्पोर्टेंस अलग है. मैंने आपको बताया था ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. और एक ये टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. देखो एज सच कई बुक्स में आपको नहीं भी मेंशन होगा कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है एग्जैक्टली. बट हमारी जो बुक है उसमें अगर मैं बोलूँ कि 12 चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स में से 5 चैप्टर्स तो हमारे सिर्फ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पर ही बेस्ड हैं. ठीक है. तो आपने बहुत ज़्यादा अब मैं इस चैप्टर के अंदर क्यों इसको लेके आई हूँ, क्योंकि याद करना मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन का टॉपिक. कोऑर्डिनेशन में मैंने आपको बताया था 2 तरह के क्वेश्चन फ्रेम होके आते हैं कोऑर्डिनेशन में. एक तो आ जाएगा सिंपल क्वेश्चन की कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस बता दो या फीचर्स बता दो. एक आता है वाई कोऑर्डिनेशन इज़ कॉल्ड द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट. इसेंस का मतलब होता है सोल. तो जब भी आपने कोऑर्डिनेशन इसेंस ऑफ मैनेजमेंट बताना है ना, तो आपने सारे 5 फंक्शंस बता देने वहाँ मैनेजमेंट के. वो 5 फंक्शंस के साथ आपने कोऑर्डिनेशन को रिलेट कर देना है. रिलेट करने का मतलब यही होता है. कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़. सिंक्रोनाइजेशन मतलब तालमेल बना के रखना, यूनिटी ऑफ एक्शन. तो हमने हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, मैं भी आपको 5 फंक्शंस बताऊंगी कि क्या क्या करते हैं हम उसके अंदर. उस सब के अंदर कोऑर्डिनेशन हमें चाहिए. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ कभी भी लिंक्ड अप नहीं हो पाएगा. ठीक है. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. तो एक तो ये बात ध्यान से सुनना बेटा कि ये इंपॉर्टेंट है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ऑल्दो ये डिटेल्ड चैप्टर्स आगे आने वाले हैं इसके, बट स्टिल आपको ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बहुत ध्यान से सुनने हैं, क्योंकि कभी कभी वी आर नॉट हैविंग सफिशिएंट वर्ड्स टू एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली दैट थिंग इज़. ठीक है. अब देखो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है बेटा. यहाँ पर सबसे पहला जो फंक्शन होता है प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. अच्छा, ये आपने देखा, नोटिस किया ये चीज़ सर्कल में क्यों है? ये चीज़ स्ट्रेट भी तो हो सकती थी, है ना. मतलब ये जब सर्कल में कोई चीज़ आ जाती है या जिसको हम एडजॉइन कर देते हैं, मतलब ये फर्स्ट था और ये लास्ट है, लास्ट को मैंने फर्स्ट से जॉइन कर दिया, तो दैट मीन्स कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ कि इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. हमने पढ़ा था मैनेजमेंट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, चलता रहता है. तो मैनेजमेंट के फंक्शंस भी कंटिन्यूअस होते हैं. ये नहीं कि कंट्रोलिंग हो गई तो ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म, काम फिनिश. नो. कंट्रोलिंग के बाद हम कंट्रोलिंग में भी बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं, वो हमें अभी पता लगेगा क्या क्या करते हैं. उसके बाद हमें फिर से प्लानिंग करनी पड़ती है चीज़ों की. ठीक है. अगर प्लानिंग कर ली, वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग करनी है, स्टाफिंग करनी है, डायरेक्टिंग करनी है एंड देन अगेन कंट्रोलिंग करनी है. ठीक है. तो इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. अब एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो दीज आर ओके. ठीक है. 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो गए. देन आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन दी प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. अब देखो बुक में हमारे कोई प्रोसेस नहीं दिया मैनेजमेंट का, बट दिस इज़ दी प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. अगर आपको बोले ये स्टेप्स हैं वो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के, मतलब हमने स्टार्टिंग में किया था मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. ठीक है. या कुछ भी, तो प्रोसेस अगर नहीं दिया तो उसमें कुछ स्टेप्स होंगे, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होंगे. सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बुक्स में एज सच दिए नहीं हुए हैं. तो हमने जो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है इसी को इसका प्रोसीजर माना है. मतलब दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, दैट्स वाई. ठीक है. ये ध्यान रखना, इट इज़ प्रोसेस ऑल्सो. देन कमिंग टू ईच एंड एवरी टॉपिक वन बाय वन. प्लानिंग. देखो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है बेटा, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टाटा, बिरला, रिलायंस. ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे नहीं सेटअप हो जाती, इनके कई नए नए रूल्स आते हैं,
इन प्रोडक्ट लॉन्च करना है नहीं करना है, ये उसके लिए बहुत, इसके पीछे हमें स्टोरी नहीं नज़र आती, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होती है, ठीक है। तो कोई भी काम जब मैंने करना है तो मुझे सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो प्लानिंग चाहिए, उसके बाद पैसा चाहिए। पहले प्लानिंग तो करूँगी ना क्या करना है। तो अब हम बिज़नेस पढ़ रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू बी द एंटरप्रेन्योर्स फॉर टुमारो जनरेशन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वी हैव टू फोकस कि हम प्लान कैसे करें चीज़ों को, ठीक से कैसे प्लान करें, ठीक है। प्लानिंग के अंदर व्हाट वी एग्जैक्टली डू इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि वी डिसाइड इन एडवांस, कि हाँ पहले से ही सोच लेना व्हाट टू डू, हाउ टू डू, काम क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, और कौन रिस्पॉन्सिबल होगा वो प्लानिंग को करने के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज़ करो मैं आज सोचती हूँ कि मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है, मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे चाहिए दैट इज़ प्लान। एक एप्रोप्रिएट प्लान चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ मैं करना चाहती हूँ, ये मेरा बजट होगा, इतने मुझे रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए, तो देन ओनली समवन वुड बी रेडी टू गिव मी फाइनेंस, या अपने एम्प्लॉयज़ कोई भी काम करने के लिए मेरे लिए तब तैयार होगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी बहुत अच्छी है। कुर्ट्ज़ एंड ओडोनल का नाम बहुत बार आप सुनोगे बेटा। कुर्ट्ज़ एंड ओडोनल मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स थे, ठीक है, ये फिलोसफर्स टाइप थे, ये बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने बुक्स मेंशन की हुई हैं, ऑथर्स थे। तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप, गैप एक होता है फ्रॉम वेयर वी आर, मैं आज यहाँ पर हूँ सपोज़ करो, और मुझे जहाँ जाना है इस तरफ से, इस एंड पर जाना है स्क्रीन के, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो बीच में एरिया है ये गैप है। इस गैप को कैसे फिल करेंगे, यहाँ से यहाँ जाने के, इस गैप को हम फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ planning. It makes it possible for things to occur which would not otherwise happen. वो चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं जो कभी हमने सोचा भी नहीं होता कि शायद पॉसिबल नहीं होंगी, बट प्लान अगर किया होगा प्रॉपरली तो हम वो चीज़ें पॉसिबल कर पाते हैं। तो प्लानिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। मैंने एक सोचा कि मैं शूज़ की एक फैक्ट्री लगाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं प्लानिंग कर रही हूँ, ठीक है। वो सारा का सारा जो सोचना मेरा थॉट प्रोसेस है, कहाँ लगानी है फैक्ट्री, क्यों लगानी है, शू की ही क्यों लगानी है, ठीक है, और कैसे मैं काम करूँगी, मुझे कितने लोगों की ज़रूरत है, ये अगर मैं ये सब कुछ सोच रही हूँ, इट इज़ ए मेंटल एक्टिविटी। इनफैक्ट मेंटली अगर मैं कुछ चीज़ें सोच रही हूँ वो सारी की सारी क्या आ जाती है, प्लानिंग में आ जाती है, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट स्टेप आपको बताया। नेक्स्ट हमारा होता है बेटा ऑर्गेनाइजिंग। देखो ये ऑर्गेनाइजिंग में कर क्या रहे हैं, ये एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं ना, अरेंज, कुछ चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, कुछ चीज़ें अरेंज कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने सोचा था पिछले स्टेप में प्लानिंग के अंदर कि मैंने एक फैक्ट्री लगानी है, कैसे लगानी है, कहाँ लगानी है, क्यों लगानी है, ये सब सोचा था। अब उसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठे करने की बारी आती है। रिसोर्सेज कैसे इकट्ठे करने हैं, पैसा कहाँ से लेना है, कितने लोग लगाने हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है, जैसे किसी ने रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल चाहिए, किसी को परचेज डिपार्टमेंट में रखना है, ख़रीदने का काम करना है, किसी ने हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट में रखना है। तो ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइज़ करना चीज़ों को, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना कह देते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो टर्म्स मेंशन किए, एक तो ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ को ग्रुप अप कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैंने अब एक स्ट्रक्चर दिया है, ये एक ऑर्गेनाइजिंग का एक फंक्शन हमने परफॉर्म किया, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं क्या, जैसे स्पेशल स्टाफ यहाँ पे रख दिया, कोऑर्डिनेटिंग स्टाफ यहाँ रख दिया, टेक्निकल स्टाफ यहाँ पे रख दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ को मैंने ग्रुप कर दिया, क्योंकि मुझे अलग अलग एक्टिविटीज़ चाहिए। अगर यही सिचुएशन में ऐसे प्लान आउट ना करूँ तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन कभी भी नहीं आ पाए, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट टर्म बताइए, असाइनिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन दैम। अथॉरिटी क्या होती है बेटा, अथॉरिटी होती है, मैं बोल रही हूँ मेरे पास सारी अथॉरिटी है, दैट मीन्स मेरे पास क्या है, पावर। तुम्हारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट मीन्स तुम्हारी क्या बनती है, जिम्मेदारी। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ये जो ऊपर लोग बैठे हैं ना इनके पास है अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये किसको दे देते हैं, जो नीचे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। वैसे ये वाले जो लोग होते हैं अगर इनके पास अथॉरिटी, ये नीचे वालों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। तो ये सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहता है। बट ये भी डिफाइन करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है। सपोज़ करो हमारी क्लास है, हमने कुछ प्लान आउट करना है, हमने कुछ चीज़ बनानी है, सब कुछ हो रहा है, बट मैंने बताया ही नहीं है किसके पास पावर है डिसीजन लेने की, ना मैंने ये बताया किसकी जिम्मेवारी है काम करने की। तो वो काम कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक रिलेशन भी बताना पड़ता है, ठीक है। तो रिसोर्सेज, अब मैंने शूज़ फैक्ट्री लगानी थी, कैसे लगानी थी, क्या था, वो सोचने का काम प्लानिंग में हो गया। चीज़ें इकट्ठे करने का काम, कितने लोग चाहिए, कैसे चाहिए,
कैसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ होंगी, कितने डिपार्टमेंट चाहिए, ये सारा हो गया मेरा ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट। तीसरा देखो, अब ऑर्गेनाइजिंग तो कर ली मैंने देखा मुझे रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट में 2 लोग चाहिए, परचेज डिपार्टमेंट में 4 लोग चाहिए, वो सारा ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट था। अब है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है बेटा स्टाफ को इकट्ठा करना, लोगों को जॉब पर बिठाना। अब इतने सारे लोग आ जाते हैं जॉब पर इंटरव्यू देने, ये सारे लोग इंटरव्यू देने आए हैं, पर सारे के सारे तो नहीं सूटेबल होते ना मेरी पोजीशन के लिए। उसमें से कोई बेस्ट एक पर्सन होता है जो सूटेबल होता है। ये जो बेस्ट पर्सन होता है इसको हम क्या नाम देते हैं? कॉम्पिटेंट पर्सनेल का। क्या नाम देते हैं? कॉम्पिटेंट पर्सनेल। कॉम्पिटेंट होता है जो आजकल के कंपटीशन के हिसाब से हमारे लिए सबसे बेस्ट टू बेस्ट होता है। कॉम्पिटेंट पर्सनेल का मतलब होता है एम्प्लॉयज़। भूलना नहीं है आपने, ये बिजनेस स्टडीज़ के अंदर आपको टर्म्स याद रखनी है, जैसे सुपीरियर, सबॉर्डिनेट्स, पर्सनेल। ठीक है, पर्सनेल होते हैं सारे एम्प्लॉयज़। तो ये हमने बेस्ट कॉम्पिटेंट पर्सनेल निकालना है। यहाँ पे देखो सिंपल सी बात लिखी है, स्टाफिंग इन मैनेजमेंट इज पुटिंग पीपल टू जॉब्स, लोगों को जॉब पर बिठाना। स्टाफिंग इज द फंक्शन बाय विच मैनेजर्स बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है बेटा ढूंढना, सर्च करना। जैसे मान लो आज मुझे एम्प्लॉयज़ चाहिए, 10 एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास अलग अलग सोर्सेज हैं। जैसे मान लो मैं न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दे दूँगी, टीवी में एडवर्टाइजमेंट दे सकती हूँ, मैं अपने घर फैक्ट्री गेट के बाहर लगवा सकती हूँ, मुझे लोगों की ज़रूरत है। तो इसके अंदर कुछ हम स्टेप्स करते हैं, सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एज कैपेबल एम्प्लॉयज़। उनको डेवलप भी करना है, ये नहीं कि ढूंढा पहले, उनको चूज़ भी कर लिया, फिर उनको सिखाया नहीं कुछ, नहीं, उनकी डेवलपमेंट भी हमने करनी है। तो ये एक तरह से डेफिनेशन दी थी। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इंपॉर्टेंस ये है बेटा कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशंस जो खाली हैं वो सारी फिलअप हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्पिटेंसीज टू चैलेंजेस। अब जो भी चैलेंजेस हैं उसके लिए नए नए कॉम्पिटिटर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हम अच्छी अच्छी पर्सनेल लेकर आते हैं, कॉम्पिटेंट पर्सनेल। तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है बिजनेस में, उसके लिए। रिटेनिंग पर्सनेल, प्रोफेशनलिज्म। रिटेनिंग पर्सनेल का मतलब क्या होता है कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिटेन करके भी रखना है। रिटेन करके रखने का मतलब क्या होता है कि उनको अपने पास हमेशा हमेशा के लिए रखना है। उसके लिए हमें उनके लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं, उनको बेनिफिट्स देने पड़ते हैं, तभी वो टिके रहते हैं हमारे पास। और लास्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करनी है। ये नहीं कि आधे एम्प्लॉयज़ बेकार बैठे हुए हैं, आधी ज़रूरत से ज़्यादा मैंने एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, इतने रिक्वायर्ड ही नहीं थे, ठीक है, या कम एम्प्लॉयज़ हैं मेरे पास, ऐसे नहीं करना, हमने ऑप्टिमम लेवल रखना। बिसाइड्स ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इस केस में आपके लिए, आपको सिर्फ इस समझने की बात है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि आगे जब इसके चैप्टर आप पढ़ोगे, स्टाफिंग का सेपरेट चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग का सेपरेट चैप्टर है, प्लानिंग का सेपरेट चैप्टर है, एंड सो ऑन, जितने भी हम पढ़ेंगे अभी 5 फंक्शन, सबके सेपरेट चैप्टर्स हैं। आपको सफिशिएंट कंटेंट मिल जाएगा जब आप वो चैप्टर पढ़ोगे, बट स्टिल आपको, बिकॉज आपने चैप्टर 1 कर लिया, आपको कोई भी पूछ सकता है 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है और उसके अंदर हम क्या क्या करते हैं, तो इतनी की नॉलेज आपको होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में। देन नेक्स्ट बेटा हमारे पास, चलो मैंने अब बाटा शू कंपनी लगाई, शू कंपनी, उसके बाद मैंने उसमें ऑर्गेनाइजिंग भी कर ली, लोग वगैरह उसमें लोग बिठा भी दिए, स्टाफिंग कर दी। अब मैंने करनी है डायरेक्टिंग। ये सारे स्टाफ वाले हैं जिनको मैंने चूज़ किया था, ये ब्लू वाले, ठीक है, बट इनको दिशा दिखाना, इनको डायरेक्ट करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक मूवी बिना डायरेक्टर के क्या होगी, आप सोच कर देखो। मूवी बनती है, पहले उसकी डायरेक्शन होती है, बहुत अच्छे से डायरेक्टर करता है, वो उनको बताता है क्या सीन है, कैसे आपको एक्ट करना है, क्या नहीं, कौन से इमोशंस लाने हैं। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सुपरवाइज़र होता है और उसको अपने सारे लोगों को डायरेक्ट करना होता है, गाइड करना होता है। तो यहाँ पे हमने बोला डायरेक्टिंग इज़ नथिंग बट गाइडिंग एंड लीडिंग द पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लीडिंग मतलब आगे होकर उनको लीड करना, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट गिविंग इंस्ट्रक्शंस बाय सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट्स। ये नहीं कि आपने सुबह आए हो ऑर्गेनाइजेशन 9 बजे सारे एम्प्लॉयज़ पहुँचे हैं, आपने इंस्ट्रक्शंस दी, आप चले गए, शाम को 5 बजे आ रहे हो काम देखने के लिए। नो, आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, उनको सुपरवाइज़ करना पड़ता है। सुपरवाइज़ होता है उनकी मॉनिटरिंग करनी है, कंटिन्यूअसली उनको देखना है, जैसे एग्ज़ाम्स में आपको सुपरविजन की दी जाती है। गाइडिंग, उनको बताना भी। अब मैं सुपरविजन करती जा रही हूँ, मुझे पता लग रहा है वो बंदा गलत काम कर रहा है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, मैं गाइड ना करूँ, ये भी गलत है। गाइडिंग भी करनी है और उनको मोटिवेट भी करना है। कोई पर्सन बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उसको मुझे आगे मोटिवेट भी करना है। तो इस हिसाब से डायरेक्टिंग के अंदर भी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो हम लेटर ऑन चैप्टर में पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है कि यू हैव टू
गाइड द एम्प्लॉयज़। ये पिक्चर बड़े अच्छे से क्लैरिफाई करती है, याद रखना ये पिक्चर अपने माइंड में कि हमने एक डायरेक्शन देनी है अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको गाइड करना है, मोटिवेट करना है, ठीक है। देन हमारे पास आती है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का बेटा मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि हमने कंट्रोल करना। अब ये जो पर्सन है यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये अपने जो 2 एम्प्लॉयज़ हैं छोटे, इनको कंट्रोल कर रहा है। वैसे ही हम ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को, पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स, जो चीज़ें हैं हमारी, उन सबको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? देखो, हमने जब बेटा प्लानिंग का सारा किया, स्टार्टिंग में वे डेड की प्लानिंग हमने यहाँ से स्टार्ट की थी। सोचा मैंने, चीज़ों को इकट्ठा किया, ऑर्गेनाइज़ किया, फिर मैंने वहाँ पे लोग बिठा दिए, फिर मैंने उनको दिशा दिखानी शुरू की। उसके बाद काम, मतलब दिशा दिखा दी मतलब काम करा लिया मैंने उनसे। बट कंट्रोलिंग क्या होता है? अब कंट्रोलिंग का मतलब बेटा ये होता है कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सोचा था, क्या एक्चुअल में मैं वो किया या नहीं किया, ठीक है। देखो, टू सी वेदर द प्लान्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट। प्लानिंग क्या था? फर्स्ट फंक्शन था, और कंट्रोलिंग क्या है? लास्ट फंक्शन है। बट मैं ये नहीं कहती कि कंट्रोलिंग के बाद ख़त्म हो जाती है मैनेजमेंट, नो। अब देखो, टू सी वेदर प्लान्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट, मैं स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि मैंने आज 100 यूनिट बनाने हैं शूज़ के, ठीक है, ये मेरा प्लान था। अगर तो देखो प्लान मेरा अचीव हो गया, इसका मतलब ओके, मेरे को कंट्रोलिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर मेरा प्लान नहीं अचीव हुआ, 100 में से सिर्फ 80 यूनिट बने हैं, तो इसका मतलब कोई डेविएशंस है उसके अंदर, तो डेविएशंस मुझे ढूंढनी पड़ेंगी। कौन सी डेविएशंस है, कितनी है, ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, ठीक है। और उसके बाद ये नहीं कि डेविएशंस 80, 20 की डेविएशन आ गई है और मैं सोच कर बैठ जाऊँ, नहीं। यू हैव टू टेक द करेक्टिव एक्शन ऑल्सो। करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव मेजर्स कैसे होंगे? मे बी मेरा प्लान ही गलत था स्टार्टिंग में, ये भी हो सकता है। मे बी मेरे एम्प्लॉयज़ छुट्टी पर चले गए या कुछ है। अब एम्प्लॉयज़ क्यों छुट्टी पे चले गए, ये कॉज ढूंढो, उन लोगों को लेकर आओ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग के अंदर हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो हमने जो सोचा था उसको अटेन किया या नहीं किया, ये देखते हैं। एंड वेदर डेविएशंस हैं या नहीं है, कमी है या नहीं, या उसको करेक्टिव एक्शंस भी लेने हैं हम। समझ में आई? तो ये कंट्रोलिंग का फंक्शन था। कंट्रोलिंग मतलब चीज़ों को कंट्रोल करना, उनको अपने हैंड में रखना, कंट्रोल में रखना। वह कैसे रख सकते हैं? हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, हमारी गलतियाँ थी नहीं थी उसके अंदर या क्या। तो अभी ये 5 आपको फंक्शंस बताए हैं, इसके कोई स्पेसिफिक नोट्स नहीं है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं जिन्होंने ब्रीफली नोट डाउन करना है। मैं आपको दोबारा फिर से बोल रही हूँ बेटा, कोऑर्डिनेशन इज़ द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन आता है, इसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज कोऑर्डिनेशन, अब प्लानिंग है, आप प्लानिंग के बारे में बताओगे, प्लानिंग का इसमें आपको मीनिंग क्लैरिफाई कर दिया कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू। अगर इसी प्लानिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो फिर वो प्लान फेल हो जाएगा। तो यस, कोऑर्डिनेशन चाहिए प्लानिंग में। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर इतने लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, लड़ाई झगड़े होंगे तो भी सक्सेस नहीं है। स्टाफिंग के अंदर लोग बिठाए हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो भी सक्सेस नहीं है। डायरेक्टिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है, जो मैनेजर बोल रहा है वो बंदा कर ही नहीं रहा है, उसका जो एम्प्लॉई है, तो भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो फिर कुछ प्रेजेंस नहीं है। तो हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग में क्या है? जैसे मान लो ऊपर वाला जो पर्सन बैठा है वो कह रहा है मुझे बताओ कितनी गलतियाँ निकाली हैं, कितनी क्या है। जो नीचे वाला पर्सन है वो, उसके साथ उसकी बनती ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में, वो उसको एग्जैक्ट डाटा ही नहीं बता रहा कि कितनी कमी रह गई है या क्या है। तो कोऑर्डिनेशन होगी तो ये सारे फंक्शंस पॉसिबल हैं। तो दैट इज़ वाई कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कभी कभी ये कह दिया जाता है, आप सपोज कर लो कि ये एक धागा है, ये जो आसपास एक सर्कल बना हुआ है ये एक धागा है, ये इस धागे को मैं कोऑर्डिनेशन बोलूँगी। इस धागे के अंदर मैंने कुछ मोती डाले हुए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अगर मैं ये धागे को तोड़ दूँगी, इसका मतलब अगर मैं कोऑर्डिनेशन को तोड़ देती हूँ तो ये सारे मोती बिखर जाएंगे, इनका आपस में कोई लिंक नहीं रह पाएगा। तो मैं आपको, कोऑर्डिनेशन इज़ लाइक ए थ्रेड या एक गारलैंड की तरह है, जिसके अंदर ये सारे के सारे पर्ल्स लगे हुए हैं 5 फंक्शंस के। अगर हम ये नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, तो ये सारे के सारे जो पर्ल्स हैं ये बिखर जाएंगे, वो गार्लैंड का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिसाइड्स दैट, ये आपको आज एक दिन और दे रही हूँ, ये चैप्टर बेटा अच्छे से एनालाइज कर लो। अगर आप डिले करते रहोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम तो सो ऑन अब स्पीड अप कर ही लेंगे अपना सिलेबस इसी तरह से। बट अगर आप लमसम में इकट्ठा करते रहोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। साइड बाय साइड अपने वीडियोस देखो, नोट्स बना लो अपने। आज का दिन आपको दे रही हूँ, कल मैंने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देना है, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
तो वो आपने उस पर फोकस करना चाहते हो अच्छे से, तो प्लीज़ चैप्टर नंबर 1 अच्छे से कर लीजिए, अपने डाउट्स वगैरह हैं वो क्लैरिफाई कर लीजिए। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो।